गुड मॉर्निंग जी। आज हम मेनली 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहली तो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कौन-कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस होती हैं। दूसरा, इंग्लिश ऑफिस का ओवरव्यू और इसकी वर्किंग। और तीसरा, कॉपी एजेंसी और जो कॉपी एजेंसी में रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस से। जैसा कि आपको पता कि एम्प्लॉइज़ की रिक्रूटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट एंड जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एस्टैब्लिशमेंट रूल्स 1997 के अंडर। तो पंजाब के लिए सेपरेट रूल्स हैं, हरियाणा के लिए सेपरेट रूल्स हैं और चंडीगढ़ के लिए सेपरेट रूल्स हैं। लेकिन तीनों स्टेट्स के रूल्स 1997 के हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जो एम्प्लॉइज़ कोर्ट्स में पोस्ट होते हैं उनमें सबसे सीनियर होते हैं सुपरिटेंडेंट टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आपको अब तक पता होगा, मिल चुके होंगे आप। एक पोस्ट होती है सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की। उसके बाद आती हैं जजमेंट राइटर सीनियर स्केल, जो कि सेशन जज साहब की या एडिशनल सेशन जज साहब के कोर्ट में काम करते हैं। फिर आते हैं रीडर टू डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। फिर आते हैं जजमेंट राइटर जूनियर स्केल, जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम करते हैं। ऐसे ही एक पोस्ट है इंग्लिश क्लर्क की, कॉपिंग असिस्टेंट की, ट्रांसलेटर की, रिकॉर्ड कीपर की, एडिशनल इंग्लिश क्लर्क की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, सिविल नाज़िर की, रिकॉर्ड कीपर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट, लीव रिजर्व स्टेनोटाइपिस्ट, अहलमद, एडिशनल अहलमद, इंस्पेक्शन क्लर्क, कॉपिस्ट, रिकॉर्ड क्लर्क, कॉपिंग क्लर्क, लाइब्रेरी क्लर्क, लीव रिजर्व क्लर्क, जीपीएफ क्लर्क, टाइपिस्ट, नायब नाज़िर, मदद नायब नाज़िर, एग्जीक्यूशन क्लर्क, फाइन क्लर्क, समरी क्लर्क, मालखाना नाज़िर, असिस्टेंट नाज़िर, असिस्टेंट मालखाना नाज़िर, बेलिफ, ड्राइवर। ये सारी पोस्टें, ये जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें बताई गई हैं। ऐसे कुछ क्लास 4 की पोस्टें हैं जिनमें दफ्तरी, पुशर, रिकॉर्ड लिफ्टर, प्रोसेस सर्वर, पीएन, वाटरमैन, ऑर्डरली, लाइब्रेरी पीएन, माली कम चौकीदार, पीएन कम ड्राइवर, एडिशनल पीएन, रिकॉर्ड पीएन, मालखाना पीएन, मालखाना चौकीदार, माली चौकीदार और स्वीपर जैसी पोस्टें हैं। तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उन सभी को सुपरवाइज करते हैं सुप्रीटेंडेंट साहब। तो सुप्रीटेंडेंट साहब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं सभी ब्रांचेस के। और जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं हमारे यहाँ काम करती, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ब्रांच, जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच भी कह देते हैं, जो कि मेन काम देखती है एस्टेब्लिशमेंट का। उसके बाद मेन ब्रांच आ जाती है अकाउंट्स ब्रांच। अकाउंट्स ब्रांच में बिल क्लर्क वगैरह होते हैं। ये सारा सैलरी, पेंशन, जीपीएफ, ये सारी चीज़ें अकाउंट्स के रिलेटेड जो होती हैं वो ये ब्रांच लुक आफ्टर करता है। ऐसे ही एक ब्रांच है रिसीट एंड डिस्पैच ब्रांच। जो कोई चिट्ठी बाहर से हमारे कोर्ट्स में आती है उसको रिसीव किया जाता है और रिसीट रजिस्टर में एंटर किया जाता है। फिर उसको प्रोसेस के लिए रेलिवेंट ब्रांच में भेज दिया जाता है।
ऐसे ही जब कोई चिट्ठी हमारे कोर्ट से बाहर किसी और एस्टेब्लिशमेंट में जाती है, चाहे हाई कोर्ट में जाती है, चाहे किसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सब डिवीजन में जाती है, चाहे सब डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आती है, तो वो डिस्पैच रजिस्टर में एंटर होकर जाती है, तो उसका डिस्पैच नंबर लगता है, तो उसकी एंट्री होती है। तो ये डिस्पैच और रिसीट रजिस्टर मेंटेन करने वाली ब्रांच है रिसीट एंड डिस्पैच ब्रांच। और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है स्टैटिस्टिकल ब्रांच, जो कि लेखा जोखा रखती है, स्टैटिस्टिकल फिगर्स उन्होंने कोर्ट से लेकर सभी कोर्ट से लेकर कंपाइल कर कर सेशन जज साहब के आगे पुटअप करनी होती है मंथली मीटिंग के लिए, सारी कंपाइल कर कर हाई कोर्ट को भेजनी होती हैं, मंथली स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट, हाफ ईयरली स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट। तो ये स्टैटिस्टिकल डाटा जो लुक आफ्टर करती है वो स्टैटिस्टिकल ब्रांच होती है। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है प्रोसेस सर्विंग ब्रांच। जैसा कि कोर्ट्स का जो मेन काम है वो है लोगों के फैसले करना, एडजुडिकेट करना डिस्प्यूट्स को सिविल साइड और क्रिमिनल साइड पर। तो हमारे यहाँ पर एडवर्सेरियल टाइप ऑफ एडजुडिकेटरी सिस्टम है। दो एडवर्सरीज हमारे सामने होते हैं, एक कहता है कि मैं ठीक हूँ दूसरा गलत है, और ओपोनेंट कहता है कि मैं ठीक हूँ दूसरा गलत है। तो हम दोनों पार्टीज को सुन के वो जिन इश्यूज पर उनके डिफरेंसेस होते हैं उन इश्यूज को पॉइंट आउट फ्रेम करके, और फिर वन बाय वन जिसने वो बात कही होती है उसको कहते हैं कि तू एविडेंस ला इसको प्रूव करने के लिए, और फिर दूसरी पार्टी को रिप्लाई करने के लिए एविडेंस का अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर आर्गुमेंट्स होती हैं और फिर केस डिसाइड होता है, जैसे हमने पहले सेशन में किया था। तो केस के शुरू होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरी पार्टी की सर्विस हो जाए। तो ये सर्विस करती है प्रोसेस सर्विंग ब्रांच। प्रोसेस सर्वर्स होते हैं अपॉइंटेड, उनको एक एरिया एलोकेट होता है, उस एरिया के समन्स को वो प्रोसेस सर्वर इन पर्सन जाके सर्व करते हैं। ऐसे ही जब सिविल सूट डिसाइड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन की स्टेज आती है। तो एग्जीक्यूशन में भी जो एग्जीक्यूशन के प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेस सर्विंग ब्रांच लेकर जाती है, जिसमें प्रोसेस सर्वर और बिलीफ होती है। ऐसे ही एक और ब्रांच है कॉपी एजेंसी। तो जो भी हमारा जुडिशियल रिकॉर्ड होता है, जुडिशरी के फैसले होते हैं, ऑर्डर या फाइनल जजमेंट या डिक्री, उनकी कॉपी पार्टीज लेती हैं। तो उन कॉपीज को प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड ब्रांच है, उसे हम कॉपी एजेंसी कहते हैं। फिर यहाँ पर जो केसों के फैसले हो जाते हैं उनको रिकॉर्ड रूम में रखा जाता है, कंजाइन किया जाता है। तो उनमें जो रिकॉर्ड रूम है वो सुपीरियर कोर्ट्स के सेपरेट हैं, सेपरेट पोर्शन में है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के सेपरेट पोर्शन में है। और एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच हम कर चुके हैं फाइलिंग ब्रांच, जुडिशियल सर्विस सेंटर, सुविधा सेंटर, जो भी उसका नाम है। एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच आती है जुडिशियल माल खाना। जुडिशियल माल खाना, जैसे इसका नाम है माल खाना, माल को रखने की जगह, वो माल जो कि जुडिशियल ऑर्डर से रखा गया है। तो जब भी कोई केस चलता है, खासकर क्रिमिनल केसेस, तो उसमें अगर कोई वेपन यूज हुआ है या कोई कपड़े हैं जिन पर खून लगा हुआ है, जो कि एविडेंस है, विच इज ए पीस ऑफ एविडेंस, उसको जब तक वो ट्रायल खत्म नहीं हो जाता उसको माल खाने में रखा जाता है, ताकि जब विटनेसेस आए तो माल खाने में से वो आर्टिकल कोर्ट में ट्रायल के टाइम जाए और विटनेस उसको आइडेंटिफाई करके कोर्ट में ट्रायल के दौरान प्रूव कर सके। ऐसे ही सिविल माल खाने होते हैं। किसी ने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन का दावा डाला है, उसका दावा डिक्री हो जाता है, तो जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो फिर वो बेलिफ जाकर उस प्रॉपर्टी को सीज करके ले आता है और कोर्ट के सिविल जुडिशियल मालखाने में डिपॉजिट करवा देता है। तो जहां पर केस प्रॉपर्टी रखी जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल या टिल इट्स डिस्पोजल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उस जगह को, उस रूम को, उस प्लेस को जुडिशियल मालखाना कहते हैं।
ऐसे डिस्ट्रिक्ट नाजर की एक ब्रांच है जो कि नज़ारत को लुक आफ्टर करती है। उसमें अकाउंट से लेकर पैसे डिपॉजिट होने, पैसे रिलीज करने, वो सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। एक ब्रांच होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट नाजर ही होता है, लेकिन वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का होता है, तो उसको क्लर्क ऑफ द कोर्ट कहते हैं, सीओसी। तो सीएससी में सिविल नाजर, नायब नाजर, नाजर तमील, शेरिफ पेटी नाजर, फाइन मुहर्रर, जो भी इनके साथ अलग अलग कामों को लुक आफ्टर करते हैं, वो सीओसी ब्रांच में आते हैं। सीओसी ब्रांच डिस्ट्रिक्ट नाजर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। तो ऐसे हमने देखा कि सुपीरियर कोर्ट्स में जिन्हें हम सेशन कोर्ट्स कह देते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जिन्हें हम सिविल जज कोर्ट्स कह देते हैं, उनमें कुछ ब्रांचें सेम होती हैं, लेकिन वो दोनों अपने अपने कोर्ट्स को लुक आफ्टर करती हैं। जैसे जो इंग्लिश ब्रांच वाला काम है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वो सीओसी करता है, क्लर्क ऑफ द कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट नाजर वाला काम जो सेशन कोर्ट्स में है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सिविल नाजर करता है। दोनों के अपने अपने बिल क्लर्क होते हैं, दोनों की अपनी अपनी कॉपी एजेंसी होती है, दोनों का अपना अपना रिकॉर्ड रूम होता है। अब आते हैं सुप्रिटेंडेंट की ड्यूटीज के ऊपर के सुप्रिटेंडेंट की क्या क्या ड्यूटीज हैं। एक तो उसने सारी ब्रांचेस का काम सुपरवाइज करना होता है। एक उसने कोई भी मैटर आए, कोई भी रेफरेंस आए, तो वो रेफरेंस सेशन जज साहब के आगे पुटअप सुप्रिटेंडेंट साहब करते हैं। ये सुपीरियर जुडिशियल कोर्ट्स के, सेशन कोर्ट्स के अकाउंट्स को देखते हैं। ये देखते हैं सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को, सभी एम्प्लॉयज़ को अपनी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भरनी पड़ती है और ये भरकर हम हाई कोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी रिटर्न्स हैं जुडिशियल ऑफिसर्स की, इनको सुप्रीटेंडेंट साहब चेक करते हैं और कंपाइल कर उनको एक बार अब प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स में ये कंडीशन हो गई कि जो भी ऑफिसर प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भरेगा उसको पहले एक बार सुप्रीटेंडेंट बारीकी से चेक करेगा। चेक करने के बाद जब ठीक पाई जाएगी तब उसको हाई कोर्ट में फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीटेंडेंट साहब पर अब डाली गई है। और जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी सुप्रीटेंडेंट साहब की है वो ये है कि जो समय समय पर हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब से कोई डायरेक्शंस आती हैं, तो उनकी कंप्लायंस को इंश्योर करवाना इनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है। इन्होंने सारे स्टाफ की पंक्चुअलिटी को लुक आफ्टर करना होता है कि स्टाफ टाइमली आए और पूरा ऑफिस आवर्स तक बैठा रहे और एब्सेंट ना हो, फरलो ना मारे, वो सारी चीज़ें इन्होंने इंश्योर करनी होती है। एक इन्होंने एक्ट करना होता है इन बिटवीन द सेशन जज साहब एंड द रेस्ट ऑफ द स्टाफ इंक्लूडिंग द जजेस। तो ये वो ब्रिज हैं जो बाकी सबको सेशन जज साहब से कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच पर, जिसे हम इंग्लिश ब्रांच, इंग्लिश ऑफिस कह देते हैं। तो इसमें जो नॉर्मली स्टाफ होता है, ये स्टेशन टू स्टेशन डिपेंड भी कर सकता है। तो उसमें आता है इंग्लिश क्लर्क, उसके नीचे एडिशनल इंग्लिश क्लर्क, इंग्लिश ऑफिस में रिसीट एंड डिस्पैच क्लर्क आता है, एक लीव रिजर्व क्लर्क आता है, एक लीव रिजर्व स्टेनो आता है, दफ्तरी आते हैं और पीएम जाते हैं। इनकी जो जनरल ड्यूटीज हैं वो ये हैं कि जितनी भी ईमेल्स आती हैं या जितनी भी जनरल कॉरेस्पॉन्डेंसेज आती हैं हाई कोर्ट से या कहीं और से, एक कोर्ट से सेशन जज साहब के लिए या एक कोर्ट से हाई कोर्ट के लिए, वो थ्रू प्रॉपर चैनल भेजना होता है। तो ये इंग्लिश ब्रांच ही है, इंग्लिश ऑफिस ही है जो हर किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस को डील करता है। इंग्लिश ऑफिस पोस्टिंग और ट्रांसफर को डील करता है आपकी ऑफिशियल्स की।
अगर एक कोर्ट के रीडर को दूसरी कोर्ट में पोस्ट करना है, स्टेशन वाले को सब डिवीजन में भेजना है, एक अहमद को अहमद से हटाकर इंग्लिश ऑफिस में लाना है या इंग्लिश ऑफिस से हटाकर उसको कोर्ट में भेजना है, तो ये सारी पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स को लुक आफ्टर इंग्लिश ब्रांच करती है। ऐसे ही प्रमोशंस, टाइमली प्रमोशंस होती हैं आपकी, तो प्रमोशंस के काम को लुक आफ्टर भी इंग्लिश ब्रांच करती है। ऐसे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो क्लास 4 की अपॉइंटमेंट्स हैं, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स हैं। इन सब अपॉइंटमेंट्स को, क्लास 4 की अपॉइंटमेंट्स को इंग्लिश ब्रांच डील करती है। जो बाकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो हाई कोर्ट करता है और अपॉइंटमेंट उनकी सेशन जज साहब करते हैं। ऐसे सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को अब होम पीएन मिले हुए हैं, घर पे रहने वाले पीएन, उनकी अपॉइंटमेंट को भी सारे जितने भी उस स्टेशन पर जितने भी जजेस हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, सभी के होम पीएन्स की अपॉइंटमेंट इंग्लिश ब्रांच देखता है। ऐसे ही जब कभी अपॉइंटमेंट होती है, जैसे आपकी भी अपॉइंटमेंट हुई होगी, तो अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ होगा, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर भी एम्प्लॉइज का इंग्लिश ब्रांच इशू करती है। ऐसे ही जैसे हमने कंडक्ट रूल्स में पढ़ा था कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई व्हीकल किस्तों पर लेना है, कोई लोन लेना है, ऐसे ऐसी कोई भी परमिशन जिसकी रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश ऑफिस डील करती है एम्प्लॉइज की। जो हमारी परमिशन है जजेस की, वो हाई कोर्ट डील करता है। ऐसे ही आपकी सर्विस अपील्स को, अगर आपने कोई केस डाल रखा है, कोई रिट डाल रखी है, तो वो सारी चीजें भी हैंडल इंग्लिश ऑफिस में होती हैं। इंग्लिश ऑफिस और एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी करता है कि अगर हाई कोर्ट से समन आते हैं या किसी और सेशन डिवीजन से समन आते हैं, वो चाहे समन जुडिशियल ऑफिसर के लिए है, चाहे जुडिशियल एम्प्लॉय के लिए है, उनकी डीलिंग जो होती है वो इंग्लिश ब्रांच में होती है। इंग्लिश ब्रांच एक और काम करती है, वो सारी स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेशन करने का काम और प्रेपरेशन का काम लुक आफ्टर करती है। और अगर आपकी कोई कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट को भी डील इंग्लिश ऑफिस करता है। अगर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, इंक्वायरी वगैरह शुरू होनी है या कंडक्ट होती है, तो वो भी सारी इंग्लिश ऑफिस ही डील करता है। सभी की पर्सनल फाइल्स होती हैं, आपकी भी पर्सनल फाइल्स हैं, हमारी भी पर्सनल फाइल्स हैं। जितने भी सर्विस में एम्प्लॉयज आते हैं, उनकी एक पर्सनल फाइल ऑफ सर्विस फाइल मेंटेन होती है, और वो सर्विस फाइल, पर्सनल फाइल इंग्लिश ब्रांच मेंटेन करती है। तो हर साल हमारे काम के बेसिस पर हमारी एसीआर लिखी जाती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिसे कहते हैं। तो हमारी तो हाईकोर्ट लिखता है, लेकिन आपकी जो एसीआर है वो इंग्लिश ऑफिस उसको डील करता है। हर साल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स हमें और आपको देनी होती है। प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स के काम को भी इंग्लिश ऑफिस डील करता है। अगर कोई कोई रिकॉर्ड का लॉस हो जाए, गुम हो जाए, आग लग जाए, खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको हाई कोर्ट को इंटीमेट करना होता है। तो उससे भी डील इंग्लिश ऑफिस करता है। अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर ने छुट्टी लेनी है, अगर किसी एम्प्लॉय ने छुट्टी लेनी है, तो वो छुट्टी छुट्टी की एप्लीकेशन को भी डील इंग्लिश ऑफिस करता है, इंग्लिश ब्रांच, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच है। ऐसे ही कोर्ट रूम्स, अलग अलग जजेस को अलग अलग कोर्ट रूम्स एलोकेट होते हैं, और ये सारी एलोकेशन भी इंग्लिश ब्रांच देखता है। ऐसे जजेस को सरकारी घर एलोकेट होते हैं, आपको भी सरकारी घर एलोकेट होते हैं अगर हों तो वो उस काम की अलॉटमेंट भी जो ये है इंग्लिश ऑफिस देखता है। अगर बिल्डिंग खराब होगी, उसकी रिपेयर है, या कोई बिल्डिंग में फर्नीचर है वो खराब हो गया, उसकी रिपेयर की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें भी इंग्लिश ब्रांच की ड्यूटी में आती हैं। अगर किसी ऑफिशियल के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, तो उसके कमेंट लेने हैं या उसकी एक्सप्लेनेशन सी करनी है, तो ये काम भी इंग्लिश ऑफिस ही करता है। और अगर कोई कंप्लेंट आ जाती है जजेस के खिलाफ,
या ऑफिशियल्स के खिलाफ, वो भी डील इंग्लिश ऑफिस में होती है। डिसिप्लिनरी मैटर्स के साथ जितने भी काम हैं वो इंग्लिश ऑफिस उनको लुक आफ्टर करता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाती है अकाउंट्स ब्रांच। अकाउंट्स ब्रांच में जो मेन ऑफिशियल होते हैं वो होते हैं बिल क्लर्क, जीपीएफ क्लर्क, सीनियर असिस्टेंट और पीएम। जैसा कि नाम बताता है, ये अकाउंट्स के जितने भी काम होते हैं उनको इस ब्रांच में डील किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे काम होता है अकाउंट्स का, हर महीने सैलरी ड्रॉ करने के लिए, सैलरी की एम्प्लॉय को पेमेंट के लिए सैलरी बिल प्रिपेयर किए जाते हैं, जीपीएफ बिल्स, जीआईएस बिल्स, ऐसे कभी पे रिवाइज होती हैं तो एरियर्स के बिल्स, लीव इनकैशमेंट के बिल्स, या जिस किस्म का भी बिल है जो मॉनेटरी कंसर्न रखता है, पैसे से जिसका ताल्लुक है, उसकी प्रिपरेशन अकाउंट्स ब्रांच में होती है। ऐसे ही हमें मेडिकल रीइंबर्समेंट परमिसिबल है, तो अगर भगवान ना करे हमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़गी तो उस ट्रीटमेंट की जो रीइंबर्समेंट है, उस मेडिकल बिल्स की रीइंबर्समेंट है, वो भी अकाउंट्स ब्रांच ही लुक आफ्टर करती है। ऐसे ही हमारे जीपीएफ और जीआईएस अकाउंट्स होते हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनकी अपडेटिंग भी अकाउंट्स ब्रांच डील करती है। ऐसे हमें एसीपी मिलती है, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जो कि कुछ सालों की सर्विस के बाद अगर हमारी प्रमोशन ना हो तो हमें ये एसीपी स्टेप अप मिलता है, या हमारी पे फिक्सेशन का भी जो काम है वो भी सारा अकाउंट्स ब्रांच देखती है। उसके अलावा हमें सारे खर्चों के लिए बजट चाहिए होता है, पैसे चाहिए होता है। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना पैसा चाहिए, ये फोरकास्टिंग का काम, ये बजट प्रपोजल का काम भी अकाउंट्स ब्रांच देखती है। जब बजट आ जाता है तो बजट स्पेंड होता है, जब स्पेंड होता है तो उसकी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी, यूटिलाइजेशन भी उस फंड की वो इंग्लिश ऑफिस, इंग्लिश ब्रांच सॉरी अकाउंट्स ब्रांच देखती है। ऐसे ही जितने पेंशन केसेस हैं, चाहे वो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन वाले केसेस हैं या ओल्ड पेंशन वाले केसेस हैं, वो अकाउंट्स ब्रांच ही उनको डील करती है। हम सब लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है। जैसे इस महीने की आखिरी तारीख तक हमारे पास टाइम है, हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्म 16 चाहिए होता है। तो वो फॉर्म 16 जो जजेस का भी और आपका भी ये प्रिपेयर होता है अकाउंट्स ब्रांच में। ऐसे हमें हर साल की नौकरी के बाद इंक्रीमेंट मिलता है, उसे हम एनुअल इंक्रीमेंट कहते हैं, जो साल में एक बार लगता है। एनुअल इंक्रीमेंट का काम भी अकाउंट्स ब्रांच ही लुक आफ्टर करती है। और एप्लीकेशन डील कर किसी ने लोन लेना है या एडवांस लेना है, कुछ गाड़ी लेनी है या कोई मैरिज के लिए या हाउस बिल्डिंग के लिए या कुछ और ज़रूरतों के लिए जो परमिसिबल है, तो उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस करती है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, लेकिन उस केस को डील करते हैं अकाउंट्स ब्रांच। ऐसे ही जब भी हमारी ट्रांसफ़र होती है तो हमें ट्रांसफ़र ग्रांट मिलती है, डिस्टर्बेंस अलाउंस मिलता है। और अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर या कोई एम्प्लॉई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर किसी काम से जाता है, सरकारी काम से, तो उसको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, ट्रेवल करने का अलाउंस। तो जो भी वो ऑफिशियल या ऑफिसर इसका बिल अ, वो फर्निश करता है, तो ये बिल को प्रोसेस करने का और बिल की पेमेंट का काम अकाउंट्स ब्रांच ही लुक आफ्टर करती है, हर किस्म के अलाउंसेस में जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है। ऐसे ग्रेचुटी, कम्यूटेशन
लीव एनकैशमेंट, GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जो कि रिटायरमेंट के बाद जो भी चीज़ें जो भी मॉनिटरी बेनिफिट्स, सर्विस रिटायरल बेनिफिट्स किसी एम्प्लॉय को मिलते हैं, वो सारे भी प्रोसेस अकाउंट्स ब्रांच में होते हैं। ऐसे ही एक्सग्रेशिया ग्रांट होती है, वो सारे केसेस भी अकाउंट्स ब्रांच में डील होते हैं। हम जैसे हमने देखा था कि रिटायरमेंट 3 किस्म की है, तो उसमें एक वॉलंटरी रिटायरमेंट है, प्रीमैच्योर, अदरवाइज नॉर्मल रिटायरमेंट, और जो वॉलंटरी रिटायरमेंट के केसेस हैं वो भी अकाउंट्स ब्रांच डील करती है। और अकाउंट्स के संबंधी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो अकाउंट्स ब्रांच में लुक आफ्टर की जाती है। उसके बाद आ गई रिसीट एंड डिस्पैच ब्रांच। रिसीट मींस रिसीव करके उसकी एंट्री करना, डिस्पैच मींस डिस्पैच करके उसकी एंट्री करना, डिस्पैच मतलब भेजना। आने वाली जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो रिसीट रजिस्टर में एंटर की जाती है, और जो ब्रांच उस रिसीट रजिस्टर को लुक आफ्टर करती है उसे रिसीट ब्रांच कह देते हैं। ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट बाहर भेजा जाता है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर बाहर भेजी जाती है, उस पर डिस्पैच नंबर लगता है, डिस्पैच की डेट लगती है, उसकी डिस्पैच रजिस्टर में एंट्री होती है, और उस एंट्री के बेसिस पे जो सीरियल नंबर पे उसकी एंट्री होती है वो डिस्पैच नंबर बन जाता है। तो ये रिसीट एंड डिस्पैच क्लर्क होता है रिसीट एंड डिस्पैच ब्रांच में, जो रिसीट एंड डिस्पैच की एंट्रीज को लुक आफ्टर करता है। इनकी ड्यूटी होती है कि जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस सेशन ऑफिस में आई या जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस सेशन ऑफिस से बाहर गई, वो आने वाली रिसीट रजिस्टर में, जाने वाली डिस्पैच रजिस्टर में एंटर होनी चाहिए, और जिस सीरियल नंबर पर एंटर होती है वही उसका रिसीट नंबर या उसका डिस्पैच नंबर बन जाता है, और जिस डेट को एंटर होती है वो उसकी डेट बन जाती है। अगली जो ब्रांच है वो है स्टैटिस्टिकल ब्रांच, लेखा जोखा रखने वाली ब्रांच। इसमें एक तो स्टेटमेंट क्लर्क होता है, एक सीनियर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल होता है। ये डिपेंड करता है स्टेशन टू स्टेशन। जो मेन ड्यूटीज हैं स्टैटिस्टिकल ब्रांच की वो है कि जो स्टेटमेंट्स आती हैं कोर्ट से, केसेस की पेंडेंसी के रिलेटेड, डिस्पोजल के रिलेटेड, तो अगर उसमें कोई अनोमली है तो वो एनॉमली चेक करके रिमूव करवाना स्टैटिस्टिकल ब्रांच की ड्यूटी होती है, ताकि जब हाईकोर्ट को स्टेटमेंट जाए कोर्ट की तरफ से उसमें कोई कमी पेशी ना हो। अगर किसी कोर्ट ने स्टेटमेंट भेजने में कोई कमी पेशी छोड़ दी तो स्टैटिस्टिकल ब्रांच उसको फिल्टर करती है और कोर्ट से रिमूव करवाती है। रिमूव करवाने के बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है, करेक्ट फिगर्स हैं, वो ऑनरेबल हाईकोर्ट को भेजी जाती है। हमारे यहाँ पर ऑनरेबल हाईकोर्ट हमारे काम को, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के काम को सुपरवाइज करता है, सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। तो हमें हर महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद, हर साल के बाद स्टेटमेंट्स बनाकर हमारी पेंडेंसी की, हमारी डिस्पोजल की, और जितने पर्टिकुलर उन्हें चाहिए होते हैं, टाइम टू टाइम वो इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, उनकी हमें अकॉर्डिंगली मंथली, क्वार्टरली और एनुअल स्टेटमेंट्स बनाकर भेजनी होती हैं। ये मंथली, क्वार्टरली और एनुअल स्टेटमेंट्स बनाने का काम और कंसोलिडेट करने का काम ये स्टैटिस्टिकल ब्रांच में होता है। एक हम हर महीने, हर कोर्ट स्टेटमेंट भेजता है कि कितने केसेस में समन्स वापस नहीं आए, तो वो लेखा जोखा भी ये स्टैटिस्टिकल ब्रांच को ही रखना पड़ता है। अगर कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट टाइम टू टाइम कुछ मिसलेनियस स्टेटमेंट मांग लेता है, तो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मांग लेता है, तो स्टैटिस्टिकल ब्रांच ही उसको प्रोसेस करके, उसको मंगवा कर, उसको कंपाइल करके आगे हाई कोर्ट को भेजती है। उसके बाद आगे ब्रांच प्रोसेस सर्विंग, प्रोसेस को सर्व करने वाली ब्रांच। प्रोसेस मीन कोर्ट का समन, कोर्ट का वारंट, उसको सर्व करने वाली ब्रांच है प्रोसेस सर्विंग ब्रांच। इनमें जो
ऑफिशियल्स इसको सुपरवाइज करते हैं, वो होते हैं नायब नाजिर और नाजिर तामील। तामील मीन सर्विस, नाजिर जो सर्विस को लुक आफ्टर करता है। तो प्रोसेस सर्विंग ब्रांच में जो प्रोसेस सर्वर्स होते हैं वो होते हैं बेलिफ और प्रोसेस सर्वर। प्रोसेस सर्वर को हम प्यादा भी कह देते हैं। जो बेलिफ होता है, बेलिफ सिविल कोर्ट के वारंट्स को एग्जीक्यूट करता है। अरेस्ट वारंट, वारंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वारंट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल, वारंट ऑफ सेल, ये सारे वारंट्स जो सिविल साइड पर सिविल कोर्ट इशू करता है उनको एग्जीक्यूट करने को बेलिफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो समन्स होते हैं उनको सर्व करने की, उनकी तामील करने की, उनकी सर्विस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस सर्वर्स की होती है। तो एरियाज एलोकेटेड होती हैं, एक प्रोसेस सर्वर को एक एरिया एलोकेट होता है। जब कोर्ट्स में से समन्स आता है तो नायब नाजिर, नाजिर तामील उसको अपनी रजिस्टर में एंटर करते हैं और एरिया वाइज उसको एलोकेट कर देते हैं प्रोसेस सर्वर को। प्रोसेस सर्वर वो समन्स ले जाकर उनकी तामील करवाता है, तामील करवाकर उसके पीछे अपनी एंडोर्समेंट, अपनी रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट वापस वो समन नाजिर तामील नायब नाजिर के पास आ जाता है और वो फिर वो कंसर्न कोर्ट को वापस भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस सर्विंग ब्रांच एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर इसकी वर्किंग एफिशिएंट हो तो जो एडजुडिकेशन है वो टाइमली हो जाती है। अगर सर्विस में टाइम लगता रहे, विटनेसेस की सर्विस में टाइम लगता रहे, तो केस के फैसले में देरी हो जाती है, फाइनल एडजुडिकेशन गेट्स डिलेड। यहाँ पर प्रोसेस सर्विंग एजेंसी में, ब्रांच में ड्यूटी रोस्टर मेंटेन किया जाता है, समन्स रिसीव किए जाते हैं कोर्ट से और वो प्रोसेस सर्वर्स को एलोकेट किए जाते हैं और उनकी रिपोर्ट को चेक करने के बाद वो समन्स वापस लेकर वापस उसी कोर्ट को भेज दिए जाते हैं जहां से वो आए थे। तो यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, रजिस्टर ऑफ समन्स रिसीव्ड, एक रजिस्टर ऑफ समन्स डिस्पैच, जो समन्स आए रिसीव, जो वापस भेज दिए कोर्ट्स को डिस्पैच। और कुछ समन्स होते हैं आउट स्टेशन के, बाहर वाली स्टेशन की कोर्ट्स से आते हैं, उनके लिए एक सेपरेट रजिस्टर लगाया हुआ है, उससे आउट स्टेशन समन्स रजिस्टर कहते हैं। जैसे कि बेलिफ की मैंने ड्यूटी बताई है कि बेलिफ जो वारंट्स होते हैं सिविल साइड में, सिविल कोर्ट के, उनको बेलिफ को एलोकेट किया जाता है और उनको एग्जीक्यूट करने का, उनको सर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेलिफ की होती है। ये खासकर आती हैं चीजें जब किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट हो रही है। जैसे कि मैंने पहले सेशन में बताया था कि जब कोई सिविल सूट फाइल होता है तो उसका ट्रायल होता है, अपोजिट पार्टी को नोटिस जाता है, इश्यूज क्लेम होते हैं, एविडेंस कॉल होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, उसका फैसला आ जाता है जजमेंट। जजमेंट के बेसिस पर डिग्री ड्रॉ हो जाती है। उसके बाद जो पार्टी एग्रीव्ड होती है उसको स्टैट्यूट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फर्स्ट अपील का राइट देता है। वो फर्स्ट अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास और डिस्ट्रिक्ट जज साहब उसको खुद रख सकते हैं, किसी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब को इंटरेस्ट एलोकेट कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क उनका होता है। उसके बाद वहां से जब अपील डिसाइड हो जाती है तो जिन केसेस में सेकंड अपील प्रोवाइडेड नहीं है, अपील एक स्टैट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की गई रेमेडी है, ये कोई राइट नहीं है, इट इज ए रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर सीपीसी में सेकंड अपील की प्रोविजन है तो सेकंड अपील होती है हाई कोर्ट में, से हम कहते हैं RSA, रेगुलर सेकंड अपील। और इसके ऊपर जो होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डलती है, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन पहले मिलती है, फिर वो उस अपील को एंटरटेन या हेयर करते हैं।
तो जब कोई भी सिविल डिस्प्यूट ऐसी सारी स्टेजेस क्रॉस करके फाइनल हो जाता है, टॉप मोस्ट कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया और उसमें अब कोई अपील की वो प्रोविजन नहीं रही, तो फिर स्टेज आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको एग्जीक्यूट करने की। उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कहते हैं। एग्जीक्यूशन का काम सबसे लोअर मोस्ट ट्रायल कोर्ट करता है, जिसे हम सिविल कोर्ट कहते हैं। तो ये वारंट्स भेज के किया जाता है। तो ये वारंट्स की जो कंप्लायंस है ये बेलिफ करते हैं। तो ये अपना एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि कौन से वारंट मिले, किस दिन मिले और उन्होंने किस दिन उनको एग्जीक्यूट किया और किस दिन उनको वापस किया, ये सारी चीजें ये देखते हैं। बेलिफ के अलावा जो प्रोसेस सर्विंग ब्रांच में होते हैं वो है प्रोसेस सर्वर्स। जब कोर्ट किसी भी दावे में डिफेंडेंट्स को, ओपोनेंट्स को नोटिस भेजता है, समन भेजता है, तो वो सारे समन्स को उस एक्चुअल बंदे के पास इन सर्विस लेकर जाकर उसको सर्व करना, उसको डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस सर्वर की होती है। तो हर प्रोसेस सर्वर भी अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है, जो समन्स उसको एलोकेट होते हैं उनकी एंट्री करता है, फिर वो सर्विस करवाने के बाद उनको वापस डिपॉजिट करवाता है नाजिर ब्रांच में। फिर आगे कॉपी एजेंसी। कॉपी एजेंसी में असिस्टेंट इसके इंचार्ज होते हैं और इसमें कॉपिस्ट होते हैं। तो ये इनको एप्लीकेशन रिसीव करनी होती हैं। एप्लीकेशन अलाउ करता है कोर्ट। जब कोई पार्टी किसी केस में या किसी केस के डॉक्यूमेंट में कॉपी लेने के लिए एप्लीकेशन देती है, तो उस एप्लीकेशन को अलाउ करना या अलाउ ना करना कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। जब जज साहब किसी केस में कॉपी एप्लीकेशन को अलाउ कर देते हैं, तो वो एप्लीकेशन कॉपी एजेंसी में आती है, तो ये उसकी एंट्री करते हैं एक रजिस्टर में और उसको रिसीव करते हैं। फिर ये कंसर्न्ड फाइल मंगवाते हैं, चाहे वो रिकॉर्ड रूम में है चाहे कोर्ट में है। फिर वो फाइल रिसीव होती है और फिर उस फाइल से उसकी फोटोकॉपी प्रिपेयर होती है। उस फिर फोटोकॉपी पर अटेस्टिंग की मोहरें वगैरह लगती हैं। तो हाई कोर्ट ने कॉपीज के अलग अलग रेट्स रखे हुए हैं, जो कि रूल्स एंड ऑर्डर्स में हमें पता लग जाते हैं। तो उस हिसाब से कोर्ट फीस लेकर कॉपीज प्रिपेयर करना कॉपी एजेंसी का काम होता है। उसके बाद आ गया रिकॉर्ड रूम। रिकॉर्ड रूम जैसे हम बात कर चुके हैं कि सुपीरियर कोर्ट्स का अलग है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का अलग है। इट इज़ हेडेड बाय रिकॉर्ड कीपर, जो एक सीनियर असिस्टेंट के लेवल का ऑफिसर होता है। फिर उसमें रिकॉर्ड क्लर्क आ जाते हैं और रिकॉर्ड लिफ्टर और पीएम। इनका काम है जब कोई केस फाइनली डिसाइड हो जाता है और कोर्ट कह देती है कि द रिकॉर्ड ऑफ दिस केस बी कंसाइन टू द रिकॉर्ड रूम, कि इसको रिकॉर्ड रूम में जमा करवा दिया जाए, तो ऐसे केसेस हर महीने सभी अलग अलग कोर्टों से रिसीव होते हैं रिकॉर्ड रूम में डिसाइडेड फाइल्स। सबसे पहले तो रिकॉर्ड रूम में ये इंश्योर किया जाता है कि क्या वो फाइल कंप्लीट है, उसमें इंडेक्सिंग हो रखी है, पेज मार्किंग हो रखी है, ऑफिसर के सिग्नेचर्स या जहां पर सिग्नेचर चाहिए सब जगह पे सिग्नेचर्स हैं। अगर नहीं होते तो उनको करवाया जाता है। जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसको ए, बी और सी पार्ट्स में अरेंज किया जाता है। ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। और उसके बाद उनको रजिस्टर्स में एंटर कर दिया जाता है, जो सीरियल नंबर पे वो रिकॉर्ड रूम के रजिस्टर में एंटर होते हैं। हर एक फाइल का सेपरेट सीरियल नंबर होता है एंट्री का, उसे हम गोशवारा नंबर कहते हैं। गोशवारा नंबर एलोकेट करना इस बात का प्रूफ है कि ये फाइल कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट
रिकॉर्ड रूम में जमा हो चुकी है। अगर डिसाइडेड फाइल्स का गोशवारा ना निकला हो तो ये सिग्निफाई करता है कि अभी ये फाइल या तो रिकॉर्ड रूम में मिली नहीं है। अगर रिकॉर्ड रूम में मिली तो वो इनकम्प्लीट थी, रिकॉर्ड कीपर ने कंप्लीशन के लिए कहा है और वो अभी तक कंप्लीट होकर रिकॉर्ड रूम में नहीं पहुंची। तो कंसाइनमेंट बहुत बड़ा मसला है कोर्ट्स में कि टाइमली फाइलें कंसाइन हो और वो उसके बाद उसकी अपील वगैरह या जो भी प्रोसेस है वो उसका चले। हमारे यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को इस महकमे में आए 23 साल से ज़्यादा हो गए, वो ये है कि हमारे पास काम है। हमारा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि हमारे पास काम नहीं है, और काम भी हमारे पास इतना है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक होने वाला काम है। तो अगर ऐसे काम में हम अपना काम टाइमली ना करें, आज का काम कल पे डाल दें, कल का कल पे डाल दें, परसों पे डाल दें, तो हमारा जो काम है ऑलरेडी बहुत होता है और बहुत काम में गुंजाइश नहीं होती कि पिछले दिनों का काम भी डाल दिया जाए। तो अगर फिर कोई एम्प्लॉयी ऐसी आदत डाल लेता है लेज़ीनेस की, तो फिर वो आगे सफ़र करता है। काम उसी का उसी ने करना, टाइमली किया जाए, उसकी अपनी ग्रेस है। अगर वो काम नहीं करते तो फिर उनकी कंप्लेंट, मिसकंडक्ट, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और सारा कुछ होता है और नौकरी खराब होने तक की नौबत आ जाती है। तो मेरी, आप नए-नए सर्विस में आए हो तो आपसे ये गुज़ारिश है कि काम के बिना हमारे यहाँ पर कोई चारा नहीं है, काम हमें करना ही पड़ना है। तो हमें हर रोज़ का काम हर रोज़ कर देना चाहिए, ताकि कभी हमारे पर एक्सेसिव बोझ ना पड़े, हमें छुट्टियाँ ना लगानी पड़ें ऑफ़िस के काम में। और मैंने देखा है कि अ, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ अपना काम टाइमली ख़त्म करके अपने घर जाते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करते हैं छुट्टी। लेकिन जो एम एम्प्लॉयी टाइमली काम नहीं करते या क्विकली काम नहीं करते, उनका काम पेंडिंग होता रहता है। एक तो वो 6-6, 7-7 बजे तक कोर्ट बैठे रहते हैं, घर में उनके घरवाले वेट करते हैं, उससे परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। फिर वो छुट्टियों में आके भी काम करते हैं। तो उससे अच्छा है, अब आप यंग हो, नए हो, आप आदत डाल लो कि मैंने रोज़ का काम रोज़ करना है और 5 बजे से पहले-पहले ख़त्म कर देना है, ताकि 5 बजे मैं जेबों में हाथ डालूँ और अपने घर जाऊँ, अपनी फैमिली के पास जाऊँ। ये हमारी अ, हेल्थ के लिए और हमारी गुडनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इसका और कोई वे आउट नहीं है, काम हमें करना ही पड़ना है। तो बेस्ट है कि हम टाइमली काम करें और क्विकली काम करें, ताकि हम ऑफ़िस आवर्स के बाद वाला टाइम, छुट्टियों वाला टाइम अपना और अपनी फैमिली को दें और उसको खूब एन्जॉय करें। और ऐसे जो फिर रिकॉर्ड रूम में जमा की हुई फ़ाइल होती हैं, वो कभी फ़ाइल किसी कोर्ट में भी समन हो जाती है या वो कॉपी एजेंसी में भी समन हो जाती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉपी। तो ऐसी फ़ाइलों को रिकॉर्ड रूम से भेजना और फिर उनको वापस रिसीव करना भी रिकॉर्ड रूम में पोस्टेड एम्प्लॉइज़ की ड्यूटी होती है। उसके बाद जुडिशियल सर्विस सेंटर हमने डिटेल में कर लिया। एक है क्लर्क ऑफ द कोर्ट, सीओसी ब्रांच। ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच होती है। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के एक किस्म के सुप्रीडेंट ही होते हैं, लेकिन टेक्निकली तो नहीं होते, लेकिन सारी पावर्स इनके पास वही होती हैं। तो ये सीनियर असिस्टेंट लेवल के ऑफिसर होते हैं। इनके पास असिस्टेंट अकाउंट्स होता है, जो कि सीनियर असिस्टेंट लेवल का ऑफिसर होता है। एक बिल क्लर्क होता है, जो कि क्लरिकल पोस्ट है। एक रिसीट एंड डिस्पैच क्लर्क है। एक ऑफिस टाइपिस्ट है। एक दफ्तरी है। ये जैसे मैंने कहा कि स्टाफ स्टेशन टू स्टेशन डिफर कर सकता है। इनकी जो ड्यूटीज हैं वो हैं
के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऑफिसर्स की और ऑफिशियल्स की, जजेस की और एम्प्लॉयज की सर्विस बुक को मेंटेन करना, ये सीओसी ब्रांच करती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, और ऊपर वाली कोर्ट्स के करते हैं अपने इंग्लिश ऑफिस। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की एम्प्लॉयज की जो एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट लगनी है, जो ऐसा कोई इशू है, उस केस की प्रिपरेशन सीओसी ब्रांच में होती है और फिर उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, जो कि इंग्लिश ऑफिस वहां पे डील करता है। ऐसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के एम्प्लॉयज की छुट्टी का हिसाब किताब भी यहाँ पे देखा जाता है। और अटेंडेंस रिकॉर्ड चौकीदारों का, क्लीनिंग स्टाफ का, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के एम्प्लॉयज का भी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। हाजिरी रजिस्टर जो होता है तो सीओसी ऑफिस में होता है, चौकीदार का, ये सफाई सेवकों का। इन्होंने सुपरवाइज करना होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कॉपी एजेंसी को। इन्होंने सुपरवाइज करना होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के प्रोसेसेस को प्रोसेस सर्विंग एजेंसी में। इन्होंने कंसोलिडेट करना होता है एनुअल सिविल स्टेटमेंट्स को। इन्होंने फाइन रजिस्टर में जो वेरिफिकेशंस हैं कि वो फाइन की वेरिफिकेशन होती है कि जी हाँ ये खजाने में जमा हो गया, तो खजाने वाले वेरीफाई करते हैं। फाइन रजिस्टर वेरिफिकेशन भी सीओसी ब्रांच डील करता है और सारी फाइन स्टेटमेंट्स को ये कंसोलिडेट करता है। ये वो फाइन है जो जुडिशियल कोर्ट्स इम्पोज करती हैं। जैसे क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट सेंटेंस भी हो सकता है, जेल में पीरियड बिताना भी हो सकता है, और फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, या कोई अकेला हो सकता है। और जो काम यहाँ पे करते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स सीओसी ब्रांच वाले, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऑफिशियल्स की सैलरी को फिक्स करना, पेंशन केसेस को बनाना, ये लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन, ग्रेचुटी, रिटायरमेंट के टाइम उनके केसेस को बनाना, और अकाउंट्स के रिलेटेड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कॉरेस्पॉन्डेंस को डील करना असिस्टेंट अकाउंट्स का काम होता है, जो कि सीओसी ब्रांच में होते हैं। ऐसे सीओसी ब्रांच के बिल क्लर्क का काम है बजट एस्टिमेट्स को बनाना, सैंक्शनड अमाउंट्स और एरियर्स को डिसबर्स करना, मंथली सैलरी बिल को बनाना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को लुक आफ्टर करना, उसकी टीडीएस की डिडक्शन करना, फॉर्म नंबर 16 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के एम्प्लॉयज का बनाना, हाउस रेंट अलाउंस प्रिपेयर करना केस, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल बिल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ये बिल क्लर्क करते हैं। ऐसे ही सीओसी ब्रांच में एक रिसीट एंड डिस्पैच क्लर्क होता है, जो कि रिसीट और डिस्पैच का काम, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, वो देखता है। जो सीओसी ब्रांच में टाइपिस्ट होते हैं, वो सारी कम्युनिकेशन हैं वो टाइप करते हैं उसको। और जो दफ्तरी होते हैं, ये सारी फाइलें दफ्तर में मेंटेन करते हैं, डिस्पैचर का काम करते हैं। एक फाइल एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में लेकर जानी है, तो वो दफ्तरी ऐसे काम को लुक आफ्टर करता है। जो सिविल नाज़र है सीओसी ब्रांच में, उसने डिस्ट्रिक्ट नाज़र वाला काम करना होता है, और सारे अकाउंट्स की अपकीपिंग का, कैश बुक की मेंटेनेंस का, स्टॉक रजिस्टर की मेंटेनेंस का, सभी अलाउंसेस के बिल्स की प्रिपरेशन का, यूनिफॉर्म रीइंबर्समेंट के बिल्स की प्रिपरेशन का, रिफंड वाउचर्स का, कोर्ट के द्वारा इशू किए गए, जो चेक कोर्ट में आते हैं, कोर्ट के खाते में जमा होते हैं, उसको ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाना होता है, वो डिपॉजिट करने का काम। और हमारे यहाँ पर जुडिशियल कोर्ट प्रीमिसेस कंपाउंड फंड रूल्स हैं 2013, जिसमें हमारे जुडिशियल कंपाउंड में जो भी चीज़ें ऑक्शन के द्वारा ठेके पे चढ़ती हैं, जैसे पार्किंग का ठेका, कैंटीन का ठेका, बैंक, डाक खाना, कोई स्टेशनरी की दुकान, तो वो जो वहाँ से किराए आती हैं, उन सब को, उन सारों के फंड्स को लुक आफ्टर सिविल नाज़र करते हैं सीओसी ब्रांच के।
अगर कोई नीलामी होनी है कोर्ट में तो वो सिविल नाजिर देखता है सीओसी ब्रांच का। कोई टेंडर प्रोसेस इशू होना है क्लीनिंग सैनिटेशन के काम का, तो वो सिविल नाजिर देखते हैं सीओसी ब्रांच के। तो जो शेरिफ पैटी होते हैं, शेरिफ पैटी डील करते हैं प्रोसेस फी का, डाइट मनी का, मुनादी फी का, पब्लिकेशन फी का, जो कि प्रोसेस सर्विंग एजेंसी में रिसीव होते हैं। प्रोसेस फी वो फी है जो कोर्ट चार्ज करता है प्रोसेस इशू करने के लिए। डाइट मनी वो है जो जब विटनेस कोर्ट में आता है तो उसको डाइट के लिए, उसको खाने पीने के लिए जो पैसा जो पार्टी उसको समन करती है उससे डिपॉजिट करवाया जाता है, वो डाइट मनी होता है। मुनादी होती है डंडोरा पीटना, डंडोरा पीटने के लिए भी एक फीस होती है मुनादी फी, वो भी जमा करवाई जाती है पार्टी से जिस पार्टी के केस में मुनादी होनी है। ऐसे पब्लिकेशन फी होती है अखबार में नोटिस को पब्लिश करवाने की फीस। तो ये सारी जो फीस होती हैं इनको डील करते हैं शेरिफ पैटी नाजर, जो कि प्रोसेस सर्विंग में रिसीव होती है। इनके बाद ही वो प्रोसेस इशू होता है कि जी विटनेस को समन हो जाए, मुनादी हो जाए, अखबार में पब्लिकेशन हो जाए। तो ये कैश बुक और रजिस्टर मेंटेन करते हैं इन सारों के लेखे जोखे के लिए। एक फाइन मुहर्रर होते हैं, फाइन मुहर्रर होते हैं कि क्रिमिनल केसेस में ना एक्यूज को, मुलजिमों को क्रिमिनल कोर्ट फाइन करता है, तो वो फाइन उसे कोर्ट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। उसकी रिसीट रीडर काट कर वो वाउचर बनाकर बैंक में वो पैसा जमा होता है। तो ये सारे काम को फाइन मुहर्रर लुक आफ्टर करता है, सभी कोर्ट्स में किए गए फाइन्स को और वो पे किए गए फाइन्स को। और अगर हाई कोर्ट बेल बॉन्ड वगैरह लेने के लिए कहता है तो वो भी फाइन मुहर्रर बेल बॉन्ड्स को डील करता है। माल खाने में माल खाना नाजिर, माल खाना पीएन होते हैं, उसमें केस प्रॉपर्टी सारी रखी जाती है। एनडीपीएस केसेस में जो ड्रग्स होती हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो केस प्रॉपर्टी होती है। किसी ऑफेंस में यूज हुआ हुआ व्हीकल केस प्रॉपर्टी होती है। किसी ऑफेंस में यूज हुआ कोई वेपन, कोई आर्म, कोई एमुनिशन, वो केस प्रॉपर्टी होती है। इनको माल खाने में रखा जाता है। ऐसे ही सिविल कोर्ट्स भी कोई केस प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं और वो भी माल खाने में रखी जा सकती है। तो ये सारी केस प्रॉपर्टीज को एंटर करने के लिए रजिस्टर्स लगे होते हैं। जब माल खाने में आती है तब रजिस्टर में एंट्री होती है, जब माल खाने से बाहर जाती है चाहे कोर्ट में जाए उसके लिए गवाही के लिए, तब इसकी एंट्री होती है। तो डिस्ट्रिक्ट नाजर की ड्यूटी होती है कंटिजेंसी बिल बनाने, स्टेशनरी आइटम्स को परचेज करने का काम देखना, बजट रजिस्टर मेंटेन करना, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना, रिसीट एंड डिस्बर्समेंट रजिस्टर मेंटेन करना, और एमएसीटी केसेस या ऐसे लैंड कॉम्पनसेशन केसेस में अमाउंट्स को, पेमेंट्स को डिस्बर्स कर। अब आते हैं हम वर्किंग ऑफ द इंग्लिश ऑफिस ओवरव्यू। तो ये मेनली जैसे हमने कहा कि इंग्लिश ब्रांच ही मेन ब्रांच होती है, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच होती है किसी सेशन डिवीजन की। उसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं हमने आपको बता दिया। इसमें सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट होती है जो सारी ब्रांच के काम को सुपरवाइज करता है और वो अलग अलग ऑफिशियल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और चेक करता है कि सारा काम टाइमली हो और वो सारा प्रोसेस होकर, वो केस प्रोसेस होकर सुपरिटेंडेंट के पास जाए। और ऐसे ही जो सारी कॉरेस्पॉन्डेंसेज हैं हाई कोर्ट से, सेशन जज साहब से, वो लुक आफ्टर करते हैं। इंग्लिश क्लर्क करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस को डील और उसमें नेसेसरी एंडोर्समेंट्स लगाना और सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के पास केस को पुटअप करना, और जितने भी मैटर्स हैं जो असिस्टेंट डील करते हैं इंग्लिश ऑफिस के, उन उन मैटर्स को इंग्लिश क्लर्क के थ्रू सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के पास पुटअप किया जाता है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट के पास। और जो चीज़ें सेशन जज साहब के पास पुटअप होनी थी वो सुपरिटेंडेंट साहब से सेशन जज साहब के पास पुटअप होती हैं। असिस्टेंट्स हैं, अलग अलग काम देखते हैं। कोई रिक्रूटमेंट का काम देख रहा है, कोई अपॉइंटमेंट्स का देख रहा है, कोई पोस्टिंग का देख रहा है, कोई
क्वार्टरली स्टेटमेंट्स का देख रहा है, कोई लॉस ऑफ रिकॉर्ड का, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग देख रहा है, कोई ACRs देख रहा है, तो कोई प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स देख रहा है, और सारा काम अलग अलग असिस्टेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट्स हो जाता है इंग्लिश ब्रांच का। टाइपिस्ट टाइप करते हैं और रिसीट क्लर्क रिसीव करता है, डिस्पैच क्लर्क डिस्पैच करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंग्लिश ब्रांच में। स्वीपर्स को आउटसोर्स करना, पर्सनल फाइल्स को मेंटेन करना, ACRs देखना, प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स देखना, पोस्टिंग ट्रांसफर्स, पोस्टिंग चार्ट मेंटेन करना, एक्सप्लेनेशन सी करनी, कंप्लेंटें देखनी, डिसिप्लिनरी मैटर्स में शो कॉज नोटिस सर्व करने, कोई एक्शन लेना पंजाब कोर्ट्स एक्ट में, या कोई माइनर मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स करनी, सस्पेंड करना किसी को, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज करनी, सर्विस अपील्स देखनी, रिट्स देखनी, और लॉस ऑफ रिकॉर्ड देखना, रिकंस्ट्रक्शन देखना, ये सारी चीज़ें उसमें इंग्लिश ऑफिस में डील होती हैं। ये मेन तौर पर जो ओवरव्यू है वो इंग्लिश ऑफिस की वर्किंग के बारे में, और उसके बाद हमारे पास रहेगा एक टॉपिक कॉपी एजेंसी एंड रजिस्टर। तो कॉपी एजेंसी, जैसे हमने कहा कि वो एक ऐसी एजेंसी है जो कॉपीज की प्रेपरेशन को लुक आफ्टर करती है, पेंडिंग केसेस की भी और डिसाइडेड केसेस की भी, चाहे वो कोई प्लीडिंग है, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट है। जिसकी कॉपी कोर्ट अलाउ कर देता है वो कॉपी बनने के लिए, तैयार होने के लिए कॉपी एजेंसी में आती है, और कॉपी एजेंसी में वो कॉपी तैयार होकर वो वापस वो उसको डिस्पर्स हो जाती है जिसने वो कॉपी अप्लाई की होती है, जो जिसने कॉपी की एप्लीकेशन मूव की होती है। तो एक तो हमने मिनिस्टरियल स्टाफ के लिए एक ट्रेनिंग मैनुअल पब्लिश किया है चंडीगढ़ जुडिशल अकेडमी में। ये जो टाइम होता है ये इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ को डिटेल से किया जाए, तो मैं आपको बोलूँगा कि जो ये ट्रेनिंग मैनुअल है मिनिस्टरियल स्टाफ का, ये सभी कोर्ट्स में इसकी कॉपीज अवेलेबल हैं। सॉफ्ट कॉपीज की चंडीगढ़ जुडिशल अकेडमी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें डिटेल से आप अपनी ड्यूटीज को देखें। जैसे जो कॉपी एजेंसी का वो चैप्टर 12 है, पेज नंबर 116 से ये चैप्टर डील हो जाता है। सारी कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द ब्रांचेस, रिगार्डिंग ऑल द मिनिस्टरियल स्टाफ वर्किंग इज प्रोवाइडेड इन दिस ट्रेनिंग मैनुअल, जो ज़रूर आप उसको देखें और इसकी कॉपी हमेशा अपने पास अपने पर्सनल रिकॉर्ड में ज़रूर रखें। कॉपी एजेंसी डील होती है वॉल्यूम 4 चैप्टर 17 में, रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, वॉल्यूम 4 चैप्टर 17। तो इसके लिए रूल्स बने हुए 1965 में बने थे, वो है पंजाब सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स प्रेपरेशन एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 1965। तो जो हमारे कोर्ट्स में कॉपीज बनती हैं और जो फीस चार्ज होती है, जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, जो रजिस्टर्स का फॉर्मेट होता है, वो सारा इन रूल्स में वॉल्यूम 4 चैप्टर 17 में प्रोवाइडेड है। तो ये काफ़ी डिटेल्ड रूल्स हैं, आप जरूर इनको डिटेल में पढ़ना। तो इसके रूल्स के पीछे एक शेड्यूल है जिसमें बताया गया है कि कॉपीज के फीस का रेट क्या होगा। फिर फॉर्म CD1 है, वो है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। अर्जेंट कॉपी लेनी है कि ऑर्डिनरी कॉपी लेनी है, वो उस कॉपी लेने के फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म CD1 में दिया गया है, ये इन रूल्स के आखिर में ये दिए गए हैं। और ये जो चैप्टर है मिनिस्ट्रियल स्टाफ वाला, इसमें आपको ये मिल जाएंगे फॉर्म। उसके बाद आ जाता है फॉर्म CD3, ये डेली इनकम का रजिस्टर जिस फॉर्म में मेंटेन करना है, वो ये फॉर्म CD3 में वो फॉर्म दी गई है। ऐसे ही फॉर्म CD4 में परमानेंट एडवांस
रजिस्टर जो जिस फॉर्मेट में मेंटेन करना है वो फॉर्मेट फॉर्म CD4 में दिया गया है। रजिस्टर ऑफ इंडिविजुअल डेली आउट ऑफ टर्न टू बी मेंटेन बाय ईच कॉपिस्ट, ये फॉर्म CD5 है। ये फॉर्मेट फॉर्म CD5 में दिया गया है। ऐसे रजिस्टर ऑफ कैश एंड VPP पेमेंट्स, वैल्यू पेबल पोस्ट पेमेंट्स, ये मेंटेन करता है कॉपिंग सुपरवाइजर, तो ये फॉर्म CD6 में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ऐसे फाइल फेचर्स, हैंडबुक ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एज रिक्वेशन फॉर फाइल, जो फाइल लेकर आता है, जो उसने जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका फॉर्मेट फॉर्म CD7 में दिया गया हुआ। और जो फाइल्स इशू होती हैं और कॉपिंग एजेंसी से वो कॉपिंग एजेंसी में आती हैं और कॉपिंग एजेंसी से जाती हैं, तो ये रजिस्टर ऑफ फाइल्स का जो फॉर्मेट है वो फॉर्म CD8 में दिया गया है। फॉर्म CD9 में फॉर्मेट है रिफंड वाउचर का। अगर रिफंड वाउचर बनना है तो उसका फॉर्मेट फॉर्म CD9 में है। फॉर्म CD10 में फॉर्मेट है रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आई, उसकी जो रिसीट इशू होनी है कि भाई तूने किस दिन तेरी एप्लीकेशन मिल गई, तूने किस दिन आके कॉपी लेकर जानी है, उसका फॉर्मेट है फॉर्म CD10 में। ऐसे फॉर्म CD11 में रजिस्टर एंड बैलेंस ऑफ फीस ड्यू का फॉर्मेट है, जो कि VPE, वैल्यू पेबल पोस्ट के और इन सारे फीस की बैलेंसेस को फॉर्मेट करता है, मेंटेन करता है। और उसके बाद एक मंथली अकाउंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रजिस्टर होता है, जिसका फॉर्मेट फॉर्म CD12 में दिया गया। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी हमने कोई रजिस्टर मेंटेन करना है तो वो रजिस्टर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हो। अगर हमारे पास प्रिस्क्राइब फॉर्मेट वाले रजिस्टर नहीं मिलते तो हमें जो उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो रूल्स एंड ऑर्डर से या जो ट्रेनिंग मैनुअल से लेकर उसके ऊपर उसकी पेशानी को चिपका देना होता है, उसके ऊपर एफिक्स कर देना होता है। तो कॉलम्स जो मेंटेन करने होते हैं, हमने खाली रजिस्टर लेकर वो कॉलम्स जो जो पेशानी जो फॉर्मेट यहाँ दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली उसको ऊपर पेस्ट करके उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करने होते हैं। जो रजिस्टर प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन किया गया होगा वो प्रॉपरली मेंटेन होगा। जो रजिस्टर प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन नहीं होगा उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। तो प्लीज हमेशा रजिस्टर को प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन करना। तो दिस वाज ऑल। विश यू गुड लक। शाम को 4:30 बजे इंटरेक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच।